बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपकी होस्ट माहम ज़ाहिर और मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त और चीफ जस्टिस के जवाबी ख़त की। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त का जवाब दे दिया है। कबल अज़ीं सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास में शिरकत से इनकार करते हुए सदारती ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और ख़त में जस्टिस मुनीब अख्तर की कमेटी से इखराज पर भी सवाल उठाया था। जी इमरान, तो ये क्या सवालात उठाए गए हैं, इस पर हम रिपोर्ट देख लेते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जजेस की तब्दीली पर तहफ़्फ़ुज़ात। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 3 रोज बाद उनके खत का जवाब दे दिया। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपने जवाब में लिखा कि जस्टिस याहिया आफरीदी को जजेस कमेटी में शामिल होने का कहा गया, लेकिन उन्होंने जजेस कमेटी में शामिल होने से माजरत की। जस्टिस याहिया आफरीदी की माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जजेस कमेटी में शामिल किया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कमेटी को लिखे गए खत में कहा गया था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की तौसीक और जजेस कमेटी की तश्कील का फैसला फुल कोर्ट का था। तब्दीली भी फुल कोर्ट बेंच या फुल कोर्ट इजलास के जरिए की जा सकती है। तरमीमी ऑर्डिनेंस के नफाज के चंद घंटों के अंदर ही उसे नोटिफाई करते हुए दोबारा कमेटी तश्कील देने की कोई वजह नहीं बताई गई। ये भी नहीं बताया गया कि दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से क्यों हटाया गया और उनकी जगह चौथे सीनियर तरीन जज को रुकन क्यों नामजद किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद लिखा था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जल्दबाजी में लाया गया। मेरे खत को इजलास के मिनट्स का हिस्सा बनाया जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से पहले वाली कमेटी की बहाली तक इजलास में शिरकत नहीं कर सकता। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और मखसूस नशिस्तों के हवाले से मामला जो है बड़ा सरगर्म है और इस पर इलेक्शन कमीशन ने जो है वो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है और अब कहा यह जा रहा है कि भाई इलेक्शन एक्ट को फोकियत दी जाए या अदालती फैसले को फोकियत दी जाए, क्योंकि एक तरफ पार्लियामेंट है, उन्होंने भी इलेक्शन एक्ट में इमरान तरमीम कर दी हुई है। जी, एक मुतफरिक दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। इस पर हम बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया हमारे नुमाइंदे अदील सरफराज ने। जी अदील, तो ये मखसूस नशिस्तों उसमें क्या पेशरफ्त हुई है और फैसले पर तो अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन एक मुतफरिक दरखास्त अदालत में फिर दायर कर दी गई है। इस वक्त स्टेटस क्या है मखसूस नशिस्तों का? जी बिल्कुल, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया है एक मरतबा फिर उस इबहम को दूर करने के लिए जो 12 जुलाई के बाद भी बरकरार था और आज भी वो खत्म नहीं हो रहा। मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने से मुतालिक उस हवाले से अब तफसीली फैसला आने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने दोबारा से रुजू किया है सुप्रीम कोर्ट में एक मुतफरक दरख्वास्त की सूरत में और रिक्वेस्ट की है उन 8 जजेस से कि मजीद वजाहत कर दें, क्योंकि इस वक्त उनके नजदीक जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम है जो हाल ही में पार्लियामान ने की है और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला है। वो ये पूछ रहे हैं कि हमें बताया जाए कि हमने किस पर अमल दरामद करना है, क्या अदालती फैसले पर अमल दरामद हम करेंगे या फिर उस कानून के ऊपर या उस कानून में की गई तरमीम के ऊपर जो अब हाल ही में इस अदालती फैसले के बाद पार्लियामान ने की है। इस हवाले से अब 8 जजेस पर मुनहसर है वो कैसे इस मामले को एड्रेस करते हैं, क्योंकि लेकिन अदील पहले भी तो उन 8 जजेस की जानिब से वजाहत सामने आ चुकी है और जो इलेक्शन कमीशन ने वजाहत के लिए दरखास्त की थी वो तो वजाहत पहले ही आ गई और कहा कि हम आपकी वजाहत की इस दरखास्त को मुस्तरद करते हैं। आप तो लीतो लाल से काम ले रहे हैं, आप इस चीज को डिले करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, ये कहा गया था कि एक ताखीरी हरबे अपनाए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, मगर अब देखना होगा कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करती है। सबसे पहले तो इस वक्त जो मसला दरपेश है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को वो ये है कि आया ये जो अब मुतफरक दरख्वास्त दोबारा से दायर की गई है इसको कैसे टेकअप किया जाएगा, क्योंकि पहले भी आपको मालूम है जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के सामने 9 सवालात रखे थे और पूछा था कि कैसे वजाहत जारी कर दी गई और क्यों कर नोटिस जारी नहीं किए गए। अभी वो मसला हल नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने एक नई दरख्वास्त दायर कर दी है। अब ये भी सोचा जा रहा है कि मुमकिन तौर पर जो दरख्वास्त मुतफरक दायर की गई है ये 3 रुकनी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है, बल्कि जो असर नो तश्कील करदा कमेटी है, उसके सामने आए और फिर वो कमेटी इसको मुकर्रर करे। और ये भी अभी तय होना बाकी है कि आया ये 8 जजेस के सामने अगर ओपन कोर्ट में मुकर्रर की जाती है या फिर 13 रुकनी फुल कोर्ट जिसने इन द फर्स्ट प्लेस 12 जुलाई को फैसला सुनाया था। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऑन द फेस ऑफ इट नजर यही आ रहा है कि जानबूझकर ठीक है, इब्हाम पैदा करने ये मामला इस वक्त लटका हुआ है।
بہت شکریہ آپ کا عادل سرفراز. آنے والے پروگرام سے بھی ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے. ایک اور اہم معاملہ ہے جی IMF کا. ہم بات کر رہے تھے کہ پہلی قسط ہمیں مل گئی ہے تو IMF نے پاکستان کے لیے $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری دینے کے ساتھ ساتھ $1.1 ارب کی پہلی قسط بھی ہے جو کہ جاری کر دی گئی ہے. عمران, تو یہ ایک بڑی کامیابی بھی سمجھ لیں اور خوش آئند بھی کہا جا رہا ہے اس بات کو کہ ملکی جو معیشت ہے اس کو جی سنبھالا ملے گا. تو اسی تمام تر موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر معیشت احسن ملک صاحب. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کہیے گا, پہلی قسط ہمیں مل گئی ہے اور مزید ابھی کتنی قسطیں لینا باقی ہے کہ ملک کے حالات بہتر ہو سکیں, عوام کو اس میں ریلیف ملے گا؟ کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ماہم بات یہ ہے, بہت خوش آئند ہے کہ IMF کا لون اپروو ہو گیا. اور ویسے یہ ہونا بھی تھا کیونکہ جو پرائس پاکستانیز اس کی پے کر رہے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہے. بٹ ابھی جو امیڈیٹلی انہوں نے $1 بلین کی قسط کا اناؤنس کیا ہے کہ وہ ڈسبرس کر رہے ہیں اس کو, تو اس کے بعد یہ 3 سال کا 36 منتھس کا یہ پروگرام ہے. تو اس کی انسٹالمنٹس کا سکیجول آپ کی بیسیکلی جو آپ نے ایشورنسز دی ہوئی ہیں کہ ہم اس طریقے سے ریونیو کلیکٹ کریں گے, اس کے مطابق وہ لوگ آپ کو انسٹالمنٹ ڈسبرس کریں گے. بات یہ ہے کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ہماری گورنمنٹ اس سے بہت بہتر پلان IMF کو دے سکتی تھی ٹیکسیشن کا, میکنزم کا, جو آپ نے IMF کو دے کے یہ لون لیا ہے. آپ نے ملک کی اکانومی کو چوک کر کے آپ نے یہ لون لیا ہے. اب بات یہ ہے, اب جو آپ کا ریونیو کی شارٹ فال آ رہی ہے, مطلب جولائی, اگست, سپٹمبر, اب ان کی ریونیو کے اوپر آپ ایسے اناؤنسمنٹس کر رہے ہیں, نان فائلر کچھ نہیں کر پائے گا, تو یہ چیزیں مارکیٹ میں اور پینک کریٹ کریں گی. جب لوگوں کی ارننگ نہیں ہوگی تو وہ ٹیکس کہاں سے پے کریں گے؟ یہ بڑا عام نکتہ آپ نے احسن ملک صاحب اٹھایا ہے, اس کو مزید بھی آگے لے کے چلیں گے. لیکن وہ جو آپ کو پروگرام ملا ہے, اس کا ایک اور بہت بڑا ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ دنیا میں جو باقی ممالک ہیں وہ آپ کی کریڈٹ ریٹنگ کو بھی بہتر کریں گے, اور آپ کو جو بانڈز کے اوپر پرسنٹیج پے کرنی پڑتی ہے آپ کو وہ بھی کم پے کرنی پڑے گی. اور سیکنڈ جو پلس پوائنٹ ہے کہ آپ کا وہ جو ڈیفالٹ والا خطرہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا, پلس آپ کی جو آلریڈی لونز ہیں ان کی ری اسکیجولنگ, ری شیڈیولنگ آسان ہو جائے گی. بٹ ایک چیز میں آپ کے پروگرام سے توسط سے پرائم منسٹر سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک چیز کو ضرور چیک کریں کہ آپ نے بجٹ بنایا جس میں ایک ٹیکسیشن پالیسی دی اور ملک میں کوئی ڈیزاسٹر نہیں ہوا, کوئی فلڈ نہیں آیا, کوئی ارتھ کوئک نہیں آیا, کوئی گورنمنٹ ٹاپل نہیں ہوئی, گورنمنٹ چینج نہیں ہوئی. بٹ آپ کی جو بھی ٹیکس پالیسی جس نے بنائی وہ ایسے کیا محرکات ہیں کہ آپ کے جو ریونیوز ہیں ان کی شارٹ فال آتی جا رہی ہے. نہ آپ جولائی کا ٹارگٹ پورا کر سکے ہیں, نہ آپ اگست کا پورا کر سکے ہیں, نہ آپ سے سپٹمبر کا پورا ہو رہا ہے. تو اٹ مینز کہ آپ کی ٹیکس پالیسی غلط ہے اس ملک کے لیے. ٹیکس پالیسی غلط ہے. محمد احسن ملک صاحب ہمارے ساتھ ماہر معیشت موجود تھے اور تھے کہ جی ٹیکس پالیسی غلط ہے, اس میں ہمیں بہتری لانے کی ضرورت ہے. خیر بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ خوش آئند بات ہے کہ ہمیں جو IMF کی جو پہلی قسط ہے وہ مل چکی ہے. پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور ناظرین, پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر شمالی وزیرستان کے جنرل ایریا میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے. ISPR کے مطابق شدید فائرنگ کے تبادلے میں 8 خوارج کو جہنم واصل کر دیا گیا. بالکل ہلاک ہونے والے خوارج سے ہتھیار اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے. ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گرد سرگرمیوں کے ساتھ بے گناہ شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملوث تھے. اسی پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ڈیپٹی بیورو چیف غزالہ نورین نے. جی غزالہ, ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دہشت گردوں کے خلاف جو کارروائیاں ہیں ان میں اب تیزی ہمیں نظر آ رہی ہے. تو ایک ہائر لیول پہ اب یہ چیز ڈیسائیڈڈ ہوگی بھی ہے کہ اب اس میں تیزی آئے گی اور جو بھی ملک میں دہشت گردی کی کوشش کرے گا اس کا قلع قمع کر دیا جائے گا. جی بالکل عمران, آپ نے بالکل درست کہا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ IBOs میں تیزی آ رہی ہے. فتنہ اور خوارج کے خارجیوں کے خلاف جو اقدامات ہیں وہ تیز ہوتے جا رہے ہیں. لیکن میں یہاں پر ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ کامیاب کاروائیاں ہیں. ہمیں اس بات کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ وہ کامیاب کاروائیاں ہیں جو کہ سیکیورٹی فورسز خارجیوں کے خلاف, ان خارجیوں کے مکمل خاتمے کے لیے کر رہے ہیں. آپ نے جس واقعے
کا حوالہ دیا. 25 اور 26 کی درمیانی شب تھی, یعنی گزشتہ رات, جب شمالی وزیرستان کا یہ علاقہ ہے رزمک, جہاں پر کہ فتنہ الخوارج کے موجودگی کی خفیہ اطلاع کی بنیاد پر سیکیورٹی فورسز نے یہ کامیاب آپریشن کیا. 8 خارجیوں کو جہنم واصل کر دیا گیا. اور اگر میں یہاں پر ذکر کروں تو نہ صرف یہ بلکہ اس سے قبل 17 ستمبر اور پھر اس سے قبل 7 ستمبر کو بھی ایسی ہی کامیاب کاروائیاں کی گئی تھی, جب 17 ستمبر کو شمالی اور جنوبی وزیرستان دونوں میں کاروائیاں کی گئی تھی دہشت گردوں کے خلاف, فتنہ الخوارج کے ان خارجیوں کے خلاف. اور ان کامیاب کاروائیوں میں 17 ستمبر کو کی جانے والی کاروائیوں میں 12 دہشت گرد تھے وہ جہنم واصل ہوئے تھے. اس سے قبل 7 ستمبر کو کارروائی کی گئی. کامیاب کارروائی کے نتیجے میں جو 7 فتنہ الخوارج کے خارجی تھے وہ جہنم واصل ہوئے تھے. ایک کارروائی جس کا میں نے حوالہ بھی آپ کو دیا ہے 17 ستمبر کا, اس میں ہمارے 6 بہادر جوانوں نے بھی جام شہادت نوش کیا تھا. آئی بی اوز میں بالکل تیزی آ رہی ہے. جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے وہ زیادہ تیزی کے ساتھ اور زیادہ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. اور اگر آج کی ہی کارروائی کا ہم جائزہ لیں تو جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ کامیاب کارروائی تھی, اور اس کارروائی کے بعد نہ صرف یہ کہ حکومت میں صدر مملکت کی جانب سے, وزیر اعظم کی جانب سے, وزیر داخلہ کی جانب سے ان کارروائیوں کو سراہا گیا, اور اس کے ساتھ ہی حکومت کی جانب سے اور سیکیورٹی اداروں کی جانب سے بھی ایک دفعہ پھر اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک, فتنہ الخوارج کے ان خارجیوں کے مکمل خاتمے تک دہشت گردوں کے خلاف یہ جو آپریشن ہے یہ جاری رہے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا غزالہ نورین, جو کہ صحا معاملے پر بات کر رہی تھی کہ جب تک دہشت گردی کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں کر دیا جاتا تب تک یہ آئی بی اوز جو ہیں, یہ آپریشن جو ہے وہ جاری رہے گا. ایک اور اہم معاملہ ہے ماہم جو کہ ہم نے اپنے ناظرین تک پہنچانا ہے, اور وہ ہے پنجاب میں جو 26 وائس چانسلرز ہیں مختلف یونیورسٹیز کے, ان کی تعیناتی کا مسئلہ بنا ہوا تھا. کچھ تعیناتیاں ہو گئی ہیں. یہ معاملہ ہے کہ ایکسکلوسیو سٹوری کے ساتھ زینب شہباز سے ہم بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. اب ایک بڑے اہم معاملے کی طرف ہم نے آپ کی توجہ مبذول کروانی ہے, وہ ہے پنجاب یونیورسٹیز. پنجاب کی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں انکلوڈنگ پنجاب یونیورسٹی, وہاں پر جو وائس چانسلرز کی تعیناتی کا ایک مسئلہ جو کہ ایک تقریباً 2-2.5 سال سے اس وقت تعطل کا شکار تھا. آپ کو یہ بتائیں, پنجاب جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور سب سے زیادہ یونیورسٹیز بھی یہاں پر موجود ہیں, اور 26 ایسی یونیورسٹیز ہیں جو کہ پچھلے مختلف ادوار میں 2-2.5 سال سے وہاں پر مستقل وائس چانسلرز نہیں ہیں. 13 کی ماہم منظوری ہوئی ہے وائس چانسلرز کی, ان میں سے صرف 7 کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے. لیکن اس میں ایک مسئلہ ہوا ہے جو کہ گورنر جو کہ یونیورسٹیز کے چانسلر ہوتے ہیں ان کی منظوری کے بغیر یہ جو ہے نا نوٹیفیکیشن جس کی ہو گئی, یہ خبر ہے کیا؟ ان کو اعتراضات بھی آئے ہیں, تو اس تمام تر اعتراضات کے حوالے سے بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں زینب شہباز. ان سے جانتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے کیا. زینب, کہیے گا 2-2.5 سال سے وائس چانسلر یونیورسٹی میں نہیں ہے, تو تعلیمی نظام کی تو ہم اب کیا ہی بات کریں. اس پر گورنر صاحب نے کیا اعتراضات کیے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ ری رائٹ ہونی چاہیے چیزیں اور دوبارہ اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے. جی بالکل. دیکھیں ماہم, یہ ایک سب سے بڑی بات آپ نے خود ہی کہہ دی ہے کہ پنجاب یونیورسٹی اگر نام سب سے پہلے لوں تو وہیں پہ 2.5 سال سے جو ہے وہ وائس چانسلر موجود نہیں تھا. 3 مختلف ادوار میں 3 نگران وائس چانسلرز بھی آئے بوری طور پہ, اور اس کے بعد پھر سرچ کمیٹیز بنائی گئیں وائس چانسلرز کے لیے کہ ہم وائس چانسلر لگائیں گے. لیکن کیونکہ ٹائم گزرتا گیا اور پھر اس طرح سے 26 یونیورسٹیز پنجاب کی ہو گئیں جہاں پہ جو ہے وائس چانسلر تعینات نہیں کی گئی. اس میں لاہور کی بڑی یونیورسٹی میں پنجاب یونیورسٹی کے علاوہ UET بھی تھی, یونیورسٹی آف ایجوکیشن بھی تھی جو جس میں وائس چانسلر نہیں لگے. لیکن اللہ کر کے جب اس کی باری آئی, لیکن اس کے بعد کیا مسئلہ ایک بیچ میں آ کے ٹپک گیا کہ فائنلی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جو ہے وہ لسٹ گئی کہ وائس چانسلرز جو ہیں وہ کب لگائے جائیں گے. ان کے انٹرویوز مکمل کیے گئے, وہ سمری جو ہے وہ گورنر ہاؤس آئی, چونکہ تمام یونیورسٹیز کے جو وائس چانسلر ہے وہ گورنر ہوتے ہیں, آپ نے بھی ذکر کیا. تو ان کے پاس جب منظوری کے لیے آئی تو تقریباً 10 روز تک وہاں پہ سمری موجود رہی. اس پہ مختلف قسم کے اعتراضات تھے گورنر کی جانب سے, گورنر ہاؤس کی جانب سے لگائے گئے کہ اس پہ جو ہے وہ جو چارجز ہیں جو جن وائس چانسلرز کے انٹرویوز کیے جا رہے تھے, جو امیدوار تھے, ان امیدواروں کے اوپر مختلف چارجز ہیں. تو اسی حوالے سے وہ سمری سائن نہیں ہوئی. لیکن 3 سے 4 روز پہلے وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب سے HEC کو جو ہے وہ کہا گیا اور انہوں نے نوٹیفیکیشنز جاری کر دیے بغیر سائن کے اوپر. شفافیت کے حوالے سے باتیں اٹھتی ہیں کہ میرٹ پہ ہونی چاہیے, شفافیت ہونی چاہیے. SOP کیا ہوتے ہیں, پروسیجر کیا ہوتا ہے ان کی ہائرنگ کا یا تعیناتی کا؟ اچھا میم, اس میں ہم بات کریں گے تو میں سب سے پہلے بتا دوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد کوئی ایسا لا آیا نہیں تھا کہ فائنلی کوئی ڈیسائیڈ کر سکے کہ کس کے پاس
पास ये समरी जाएगी और फाइनली वो अप्रूव करेगा, क्योंकि इसमें वज़ीर हाउस बड़ा था तो इस समरी सबसे पहले समरी क्या उम्मीदवार, चूंकि इंटरव्यूज वहाँ पे हुए, समरी वहाँ पे तैयार हुई, लिस्ट जो थी एक बाकायदा तौर पे वहाँ पे तैयार हुई, और जो गवर्नर था, वाइस चांसलर था, उसने उस चीज़ को अप्रूवल में देना था, क्योंकि जितने भी उम्मीदवार थे वो गवर्नर हाउस की जानिब से कहा गया कि ये क्योंकि चार्जेस इनके ऊपर हैं, कुछ करप्शन के हैं, कुछ और चार्जेस हैं, तो हम लोग मेरिट के ऊपर इनकी सिलेक्शन करेंगे, शफाफियत क्योंकि हम बात कर रहे हैं, मेरिट की बात कर रहे हैं, तो हमारे वो वाले वाइस चांसलर्स लगने चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में जो कि नया टैलेंट भी है एक तो, और जिनके ऊपर कोई भी इल्ज़ामात नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसमें यह हुआ कि इसमें वज़ीर आला की जानिब से जो है वो ये कहा गया कि वो नोटिफिकेशन हुए, उसके बाद वो लग भी गए वाइस चांसलर्स, लेकिन अभी तक जो है वो इतना मामला बड़ा होना तो नहीं चाहिए था और टेक्निकली इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट अभी बरकरार है या ये मामला रिजॉल्व हो गया? इमरान अभी तक जो है ना वो यही बयानात पे बात चल रही है, क्योंकि आज भी अगर आप बात करें तो आज भी गवर्नर साहब ने एक तकरीब के दौरान ये कहा कि जो है अभी भी मैं उस बात पे कायम हूँ कि जितने भी उम्मीदवार हैं वो मेरिट पे लगने चाहिए, मैं कोई भी अपना बंदा नहीं लगाना चाहता। जबकि जो मुजफ्फरगढ़ के दौरे पे वज़ीर आला जब गई तो उन्होंने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की, यही कि मैंने कोई भी ऐसा जो है वो अपना बंदा नहीं लगाया है। गवर्नर साहब को अगर कोई इतराज़ात थे तो वो इसको डिस्कस कर सकते थे, हम एक पेज पे आ सकते थे, लेकिन बाद में जो वज़ीर इत्तलात व नशरियात आज़मा बुखारी साहब उन्होंने इस बयान की तरदीद भी कर दी। लेकिन अब देखना ये है कि क्या दोनों एक पेज पे आप आते हैं, नहीं आ पाते हैं। लेकिन अभी भी ये जो मामले में शिद्दत है या इसे कह ले इख्तलाफात हैं या वो मजीद दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल इसके ऊपर कोई फैसला नहीं हतमी तौर पे किया जा सका कि कौन जो है वो फाइनली किसके अप्रूवल के साथ ये वाइस चांसलर तैनात किए जाएंगे। फाइनली अभी इसका फैसला नहीं लिया जा रहा और इख्तलाफात पर ज़ैनब शहबाज हमारे साथ मौजूद थी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो अब देखना ये कि इस पर फैसला हो जाए और ऊंट किस करवट बैठता है ये तो हम देखेंगे। एक और ही मामला है, कराची का इमरान मामला है, और कहा यह जाता है कि अवाम जो है वो पुलिस पे रिलाय करती है। पुलिस जो है आपकी मुहाफिज भी होती है, और अगर मुहाफिज ही महफूज नहीं है तो फिर आप कहाँ जाएंगे? ये बहुत वैलिड आपने सवाल उठाया है। और शहर कायद की हम बात करें नाज़रीन, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, रोशनियों का शहर, और यहाँ पर ही ऐसा हो रहा है कि जो डाकू बड़ी दीदा दलेरी के साथ कराची पुलिस के कुछ एहलकारों को उन्होंने लूटा भी है, तशद्दुद का निशाना भी बनाया है। और इस हवाले से आपको बताएं कि बड़ी नाजुक सूरत है और इमरान उनका असलहा भी छीन लेते हैं। ऐसे में तमाम तर ये जो चीज़ें हैं इस पर अवाम के क्या तासुरात हैं वो जान लेते हैं। चलाते हैं, उसके बाद मट्टी यहीं पड़ी हुई है, जलालत ही जलालत है। सिर्फ बाइक इसी वजह से नहीं लेकर आ रहे हैं, रोड रास्ते इंतहा से ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, कोई अवेयरनेस नहीं है। अपनी मदद आपके तहत ये काम हो रहा है, जो भी आपको दिख रहा है, ये जो मलबा वगैरह ये लोग समेट रहे हैं। इस वक्त हमें ब्यूरो चीफ सिंध शुएब बर्नी साहब ने ज्वाइन कर लिया है। शुएब बर्नी साहब, ये मामला क्या है? अवाम तो देख रहे हैं पुलिस की तरफ, और पुलिस जो कि एहलकार अपनी हिफाजत नहीं कर पा रहे, वो अवाम की हिफाजत क्या करेंगे फिर? जी देखें, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से कराची में इस वक्त वाकया पेश आया है कि पुलिस एहलकारों से मुसल्लह डाकुओं ने असला छीन लिया, तो ये कोई नई सूरत हाल नहीं है। सूबा सिंध की अगर मैं पूरी बात करूं तो कच्चे के इलाके में तो डाकुओं का पुलिस से असला छीनना या सरकारी एहलकार से असला छीनना मामूल बन चुका है। लेकिन अब ताज़ा तरीन वाकया पेश आया है कराची के इलाके गडाप थाने की हदूद में, जहां पे मुसल्ला 3 अफराद ने पुलिस के एहलकारों को लूटा, उनसे उनका सरकारी असला छीना और छीनने के बाद वो फरार हो गए। तो वाज़े रहे कि ये इस तरह की सिचुएशन कोई कराची में पहली दफा नहीं हुई। अब इस वाकये का मुकदमा पुलिस ने सरकार की मुद्दत में दर्ज करवा दिया है, जो कि खुद ही पुलिस के एहलकार हैं और उन्हीं की मुद्दत में दर्ज किया गया है। लेकिन अभी तक जो छीना गया हथियार है, वो मसला क्या है? पुलिस इतनी कॉम्पिटेंट नहीं है, वजूहात क्या है? ट्रेनिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है कि अपनी हिफाजत ही अगर वो खुद नहीं कर पा रहे हैं, तो इशू कहाँ आ रहा है? जी देखिए, बिल्कुल आपका वैलिड सवाल है। जब मुहाफिजों से ही असला छीन लिया जाएगा तो फिर शहरियों की हिफाजत करना किसकी जिम्मेदारी होगी? तो ये कराची में इस तरह के वाकयात आए दिन होते रहते हैं। रवां साल भी कराची में 7 पुलिस एहलकारों को कत्ल किया जा चुका है। कच्चे में जो पुलिस की शहादतें हैं वो इसके अलावा हैं। तो जब तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले जिम्मेदारान इदारे ही अगर शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकेंगे, और अब तो वो अपने असलहे को ही पास नहीं रख पा रहे, खेत आते हैं, असला छीन के ले जाते हैं, और फिर वही गैर कानूनी असला जो है मुख्तलिफ जराइम में इस्तेमाल होता है। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब सिंध पुलिस इस पे इंक्वायरी करेगी, मुअत्तलियां होंगी, कुछ अहकामात होंगे,
कुछ इंक्वायरी कमेटी बनाई जाएगी, लेकिन उसके बावजूद ये जो असलहा है ये अभी तक बरामद नहीं हो सका है। और गडाफ थाने में इस वाक़ये की मुकदमा दर्ज हो गया, 3 रोज तकरीबन अब होने वाले हैं, लेकिन अभी तक जो रिकवरी है उसमें पुलिस नाकाम है। और अभी तक कोई मुल्ज़मान भी, जो कि 3 मुल्ज़मान बताए जाते हैं जो कि आए थे, उनके हवाले से भी कोई खाका जारी नहीं हुआ, कोई खदोखाल उनके जारी नहीं हुए, कोई उनकी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मीडिया के साथ ऐसी शेयर नहीं की गई कि अभी तक उनकी गिरफ्तारी है। कोई अमली इक़दाम जो है वो मैं देखने को नहीं मिल रहे। शोएब बनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ा ये हसास है कराची, जहाँ पर हम देखते हैं स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा है, टारगेट किलिंग बहुत ज़्यादा है, दीगर मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। आवाम की हिफाजत के लिए तो पुलिस मौजूद है, लेकिन पुलिस की हिफाजत के लिए कौन मौजूद है? अब इस पे भी हमने देखना है। मुकदमा तो दर्ज हो गया, अब देखते हैं इस पर क्या एक्शन लिया जाता है और इसका हम फॉलो अप भी लेंगे और अपने प्रोग्राम में शामिल भी करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। एक और अहम मौजू जो है वो प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। ज़िला सरगोधा के सर्कल साहिवाल में चोर और डकैत जो हैं वो बेलगाम हो गए हैं। आए रोज़ चोरी और डकैती की वारदातें जो हैं मामूल बन गई हैं और गुज़श्ता 15 दिनों में साहिवाल सर्कल में दर्जनों वारदातें भी इस हवाले से रूनुमा हो चुकी हैं इमरान, जिनमें बहुत से शहरी लाखों रुपए नकदी, मोटरसाइकिल और दीगर कीमती अशिया से महरूम हो चुके हैं। आखिर मसला क्या है, मसला हल क्यों नहीं हो रहा और इनमें तवातुर से इजाफा क्यों हो रहा है? बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे हैं शकील खान, उन्होंने स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, पहले आपको वो दिखा दें। सरगोधा के सर्कल साहिवाल में चोर और डकैत बेलगाम हो चुके हैं। पिछले तकरीबन 15 दिन में दर्जनों वारदातें सर्कल साहिवाल में पेश आ चुके हैं, जिनमें शामिल चोरी और डकैती की वारदात हैं। गन पॉइंट पर शहरियों को जो है वो रास्ते में लूट लिया जाता है। इस बारे में हम DSP सर्कल साहिवाल से भी गुफ्तगू करेंगे कि वो उन्होंने कितने मुकदमात यहाँ पर दर्ज किए गए हैं और कितने मुकदमात जो है रिकवरी हो चुकी है और आगे उनका क्या अल्लाह अमल है इस वारदातों को कंट्रोल करके। अच्छे खासे तहफ़्फ़ुज़ात हैं आए रोज़ चोरी और डकैती की वारदातों की वजह से। और सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है, हम पुलिस से हम राब्ते में हैं। पुलिस ने भी कहा कि उन्होंने कुछ रिकवरियाँ भी की हैं और उन्होंने मुजरिमों को पकड़ कर आगे अदालतों में जब भी करवाया है, उनको अपना कैफिर किरदार तक पहुँचाने की पूरी कोशिश किया, लेकिन उसके बावजूद ये सारे इंतजाम जो हैं वो ताजिर बिरादरी से अपना पूरी तरह खुश नहीं है। ये मेरे साथ चौथी वारदात हो रही है और जो पिछली 3 वारदातें हुई मेरे साथ, उस वक्त पुलिस ने कोई ख़ास एक्शन नहीं लिया था। DPO सरगोधा से और IG पंजाब से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, जिस तरह आप ताज़ा तरीन जो कार्रवाई पुलिस कर रही है वो पुलिस इसी तरह जो हमारे साथ तावन करे तो इंशाअल्लाह जो पिछली रिकवरी भी हमें मिल जाएंगी और आइंदा भी हम नुकसान से बच सकते हैं। यहाँ स्पेशली सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाए और जो लोग जराइम पेशा अनासर मौजूद हैं उनको उनके अंजाम तक पहुँचाया जाए। मेरी तकरीबन 3 लाख की 3 अदद मोटरें सोलर मोटर चोरी हुई हैं। बारहा SHO साहब से मिला हूँ, उन्होंने लॉलीपॉप दे के मुझे मुतमईन करके भेज दिया है। हम साहिवाल के शहरी अपने आप को मुकम्मल तौर पर गैर महफूज समझ रहे हैं। पुलिस को इसका बेहतर इक़दाम नहीं कर, काफ़ी जो है परेशानी का सबब बनता है। जब किसी गरीब शख्स की, गरीब शहरी की कोई चीज़ लूट जाए तो मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है, ताकि पुलिस को चाहिए वो ऐसा इक़दाम करे कि जो गरीब शहरी अपनी कीमती अशिया से महरूम हो रहे हैं ऐसा ना हो। हमने नाके लगाए हुए हैं थाना के मुख्तलिफ साहिवाल में, मुख्तलिफ मकामात पे रात को नाके होते हैं, प्रॉपर चेकिंग होती है और प्रॉपर पेट्रोलिंग भी की जा रही है और हम उस पेट्रोलिंग को और नाकों को प्रॉपर चेक करते हैं तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। और बाकी जो वारदातें कुछ हैं वो हमने ट्रेस भी कर ली हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि शहरियों को कहना है कि बढ़ती हुई वारदातों की रोकथाम के लिए मकामी पुलिस को खातिरखा इक़दाम करने चाहिए। मुतअद्दिद मुल्ज़मान गिरफ्तार हैं, उनसे रिकवरी की जा रही है जो कि गुज़श्ता रोज़ बाद असल मालकान के हवाले की जाएगी। जबकि DPO सरगोधा की जानिब से सर्कल साहिवाल में नफरी में इजाफा किया गया है और इस हवाले से DSP सर्कल साहिवाल के यही कहना था कि अब जराइम पर जो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया जाएगा। साथ ही हम एक अच्छी खबर भी शामिल कर लेते हैं जनाब। वर्ल्ड यूथ चैंपियन बॉक्सिंग में पाकिस्तान के उस्मान वजीर ने भारतीय हरीफ को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। प्रोफेशनल बॉक्सिंग का पाक भारत टाकरा पाकिस्तान के उस्मान वजीर ने 1 मिनट 5 सेकंड्स में ही जीत लिया। और इमरान, ये बड़ी खुशाइन बात है और खुशी की बात है कि भारतीय हरीफ को उन्होंने और मुसलसल 14वीं कामयाबी उनको ये हासिल हुई है और 14 बार वो जो है कि भारतीय हरीफ को जो है वो शिकस्त दे चुके हैं। तो हमारे लिए यकीनन ये बहुत खुशी की बात है। खास बात क्या थी भला? सिर्फ 1 मिनट 5 सेकंड्स में ये फाइट हुई है जी। और 2 जो जिसे कहते हैं ना मुक्के वो भारतीय बॉक्सर सिर्फ 2 मुक्के बर्दाश्त नहीं कर सका। तो पाकिस्तान के लिए यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इस तरह की खबरें और दीगर अहम मसाइल पर भी हम बात करते रहेंगे। फिलहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।